आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की ये जो क्लास है वो आपकी थर्ड क्लास है। पिछली दो आपकी लेक्चर क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उसकी एक अगली कड़ी में आपकी नेक्स्ट क्लास है। उस मेनली अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारी जो सीरीज है उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को डीप में जाके बिल्कुल पूरी तरीके से उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है। साथ ही साथ इसके साथ ही और ही एग्ज़ाम में आपका सीडीपी वाला पोर्शन आता ही आता है, कंपलसरी है टीचिंग वाले आपके एग्ज़ाम्स में। तो इस एग्ज़ाम में हम जो मतलब इस लेक्चर में हम जो पार्ट कवर करेंगे वो है आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हमने जो पार्ट करे हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन लेक्चर क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें सेपरेट एक सेक्शन है जिसमें आपको सीडीपी फुल कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप पिछली सारी वीडियो जो भी अभी लेक्चर सीरीज़ में हो चुकी हैं वो सारी देख सकते हैं अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटा है। और अगर आप पिछली क्लासेस आपने देखी है, अगर कोई डाउट आपका रह गया है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड हो या हमारे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड हो, तो हमारे चैनल पर आप ग्रुप में ज्वाइन करके अपना डाउट भेज सकते हैं, जिसका नाम है पेडल अप ग्रुप। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट या क्वेरी है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम ये समझ लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। मेनली पहले हम डिस्कस करेंगे बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया है, जिसमें हमने डेवलपमेंट समझ लिया है, ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया है, मैच्योरिटी क्या होती है ये समझ लिया है। साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए हैं। उसमें अफेक्टिंग फैक्टर में आपका हेरिडिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनको भी हम कवर कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपने अगर वो चीज़ नहीं कवर की हैं तो आप इजीली कवर कर लीजिएगा। अगर आपने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, है ना। तो आज के मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे, जाने की कौन कौन सी अवस्थाएं, उन अवस्थाओं से रिलेटेड कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ते हैं। जो अवस्थाएं हैं हम सभी जानते हैं कि मेनली आपकी तीन अवस्थाएं हैं, और इसमें भी अगर दो अवस्थाओं की मैं बात जिक्र करूं, जिसमें आपका एक आता है प्री नेटल स्टेज, जिसके बारे में मेनली लोग कम ही पढ़ाते हैं, और एक आपका आता है नियोनेटल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्री नेटल क्या है, जब जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था को, उस समय अवधि को आप प्री नेटल के नाम से जानते हैं, जो लगभग 9 माह की होती है। और न्यूनेटल की बात करें तो जन्म से लेकर जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो जन्म से 14 दिन है, जन्म से लेकर 1 माह तक के बीच की जो अवधि कही जाती है उसे न्यूनेटल कहते हैं। तो ये दोनों भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्री नेटल पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा था, आपका फुल सीडीपी कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको इजीली प्री नेटल पर हमारी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। न्यूनेटल की अगर बात करें तो उस पर भी हम आगे एक वीडियो सेपरेट लाएंगे, है ना। तो बात करते हैं बाकी अवस्थाएं जो बचती हैं उसके बाद। तो आपका आता है इन्फेंसी, फिर आता है आपका चाइल्डहुड, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड है, एक आपका मिडिल चाइल्डहुड है, या कभी कभी इसी को लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद आती है एडोलसेंस, ठीक है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। अब जान लेते हैं कि मतलब मेनली आपकी इन अवस्थाओं को क्या समयावधि इनकी है और क्या क्या इनमें विशेषताएं देखी जाती हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इन्फेंसी से स्टार्ट। तो इन्फेंसी अवस्थाओं के बारे में हम पहले ये जान लेते हैं कि जिन मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है, शोध किया, इनके बारे में चिंतन किया है, मनन किया है, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे जो पहला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में, वो ये है कि इन्फेंसी को जन्म से जो टाइम पीरियड है, जो काल अवधि है, उसकी जन्म से 2 वर्ष की है। कई लोग 0 to 2 भी इसे कहते हैं, लेकिन जीरो कोई चीज़ मतलब आप अगर डेवलपमेंट की स्टेज में एक जीवन की प्रक्रिया में बात करेंगे तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता। आप उसे जीरो ना कहकर ये कहिए जन्म से 2 वर्ष, है ना, तो ज़्यादा वो सही लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इन्फेंसी की अगर बात की जाए, शैशवावस्था का समय आपसे पूछा जाए तो जन्म से 2 वर्ष। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि शैशवावस्था है क्या। तो उसको जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। सीटेट में परिभाषा नहीं पूछी जाती हैं। आप जो बच्चे यूपी टेट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन्हें पता है, उनके एग्जाम्स में ये परिभाषाएँ भी आती हैं।
तो वैलेंटाइन एक शख्स हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। मतलब इसमें जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखी जा सकती हैं और ये आगे बुनियाद के रूप में काम करती हैं। अगर स्ट्रैक की बात करें तो इन्होंने कहा है जीवन के प्रारंभिक 2 वर्ष में, अभी हमने बताया कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तो प्रारंभिक 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कहीं न कहीं उसकी एक फाउंडेशन स्टेज है कि वहाँ वह अपनी आधारशिला बनाता है, उसके बाद उस पे एक बिल्डिंग खड़ी होती है। वॉटसन की बात करें, इन्हें हम कई तरह से जानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में बालक जो है वो सीखने की गति में तीव्रता से विकास होता है और अन्य अवस्थाओं से वो है अधिक होता है। मतलब जो शैशवावस्था है उसमें सीखने की जो तीव्रता होती है वो अन्य अवस्थाओं के मुकाबले वो अधिक होती है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो साइको एनालिसिस इन्होंने थ्योरी दी है अपनी, तो उसमें ये कहते हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। मतलब जो शैशवावस्था में बच्चा है उसमें काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत अधिक देखी जाती है। ऐसा इन्होंने किस बेस पे कहा, कहने का क्या मतलब था, वो हम आगे समझेंगे। रूसो की अगर बात करें तो बालक में जो शुरुआत का जो बालक है, अगर शैशवावस्था का जो बालक है वो अपनी इंद्रियों जैसे नेत्र हो गया, कान हो गया, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा है कि बच्चा जिस समय अपनी सेंसरी स्टेज, अगर पियाजी की बात माने तो सेंसरी स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस से बहुत अधिक चीज़ें ग्रैब करता है, सीखता है। ये रूसो का कहना था। आई होप आपको इतनी डेफिनेशन के माध्यम से एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि शैशवावस्था एक्चुअल में है क्या और किस बारे में इसमें बात की जा सकती है ना। अब बात करते हैं कि शैशवावस्था की जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय अवधि, समय काल से बताया है। अगर सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी की माने तो जो शैशवावस्था की जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। अगर सीधा सा क्वेश्चन आपके पास ये आए कि बताइए शैशवावस्था का समय अवधि या समय काल क्या होता है, तो आपको जन्म से 2 वर्ष ही लगाना है। बट अगर पर्टिकुलर किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दे के आपको पूछा है, जैसे हरलॉक का नाम अगर दीजिए, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था की टाइम पीरियड क्या है, तो आप उसमें जो ऑप्शन आएगा वो जन्म से 2 सप्ताह है, इन्होंने हरलॉक के अनुसार ये माना है। ठीक है। रॉस के अनुसार आ जाए तो जन्म से 3 साल इन्होंने माना है। और अगर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार आ जाए तो इन्होंने जन्म से 5-6 साल तक इसे माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे नोट ही कर लें और इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आगे की बात करें तो इसमें कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि किस उम्र में बच्चा या शैशवावस्था में बच्चा का भार कितना होता है, लंबा, इस तरीके ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। अगर बच्चे के भार की बात करें तो जन्म के समय बच्चे का जो भार होता है वो अमूमन आपका 2.5 से 3.5 किलोग्राम का होता है। अगर पाउंड में बात करें तो 7 से 7.5 पाउंड। ठीक है। लंबाई की अगर बात करें तो आपकी लंबाई जो है बच्चे की 49 से 51 सेंटीमीटर या 19 से 21 इंच होती है। यहाँ एक अगर बारीक डिफरेंस की हम बात करें तो देखो, एक वर्ड होता है आपका लंबाई और एक वर्ड होता है ऊंचाई। इन पे आपको समझना होगा। अभी आपने यहाँ जो पढ़ा है वो पढ़ा है बच्चे की जो लंबाई होती है वो 19 से 21 इंच, ठीक है, या आपकी 49 to 51 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने पढ़ी है। लेकिन इसे ऊंचाई क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आपको अमूमन ये पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हमेशा गोद में लिया जाता है। माँ अपने गोद में बच्चे को लिए रहती है ना। तो जब बच्चे गोद में होते हैं तो किस अवस्था में होते हैं? लेटी हुई अवस्था में। तो लेटी हुई चीज़ की हम हमेशा लंबाई निकालते हैं, लेंथ। ऊंचाई किसे कहते हैं? जब बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होगा आपका, तब वो मेजर करेंगे, वो हम ऊंचाई मेजर करेंगे। लेकिन शैशवावस्था में मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी ऊंचाई तो होती नहीं क्योंकि वो खड़ा तो हो नहीं पाता, तो इसलिए हम उसे लंबाई कहते हैं। कई बार ये स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका स्टेटमेंट बंद दे दिया कि बच्चे की ऊंचाई 49 से 51 सेंटीमीटर होती है शैशवावस्था में, स्टेटमेंट 2 दे दिया कि बच्चे की लंबाई 19 से 21 इंच होती है शैशवावस्था में। तो यहाँ हो सकता है लोग बोथ टिक करके आ जाएं क्योंकि वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही आपको बारीक अंतर यहाँ देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा, लंबाई आपकी 19 से 21 इंच होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सिर एवं धड़ का अनुपात कितना होता है, तो जन्म के समय अमूमन 1 से 4 अनुपात होता है, 1:4 में, और अडल्ट तक आते आते वो अनुपात 1:8 में कन्वर्ट हो जाता है। हड्डियों की संख्या की बात करें तो 270 के लगभग हड्डी बच्चे में देखने को मिलती है इस अवस्था में। दिल की धड़कन की बात करें तो 130 से 150 प्रति मिनट दिल की धड़कन आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे, उसमें ज़्यादा आपका बेनिफिट है, बाकी आपका खुद का डिसीजन है। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आई हैं कि बच्चा अपनी बताओ थोड़ी, मतलब चिन्ह, ये आप छोटे लालू को दिख रहे हैं, इसमें ये चिन्ह आपको नीचे दाढ़ी वाला हिस्सा दिख रहा है, उसी चिन्ह बोलते हैं। तो चिन्ह बच्चा कब उठाना स्टार्ट कर देता है? तो 2 महीने के। अब यहाँ देखने वाली बात है, चिन्ह ही पहले क्यों यहाँ लिखा है ना।
पैर हिलाने की, इन सब की बातें क्यों नहीं की हैं? क्योंकि आपने डेवलपमेंट प्रिंसिपल में पढ़ा है सेफेलोकॉर्डल या डायरेक्शनल प्रिंसिपल, है ना? तो उसमें सेफेलोकॉर्डल का क्या मतलब था? पहले सिर के एरिया का विकास होगा, हेड रीजन का, और धीमे धीमे विकास नीचे टेल रीजन तक जाएगा, है ना? तो इसलिए चिन्ह अगर पूछा जाए बच्चा कब उठाना स्टार्ट कर जाए, 2 महीने के लगभग बच्चा अपनी चिन्ह उठा सकता है। सिर 3 महीने के लगभग। साइड टू बैक का मतलब होता है ये महाशय जो लेटे हैं वो एक करवट लेके लेटे हैं, वो करवट लेके अगर वो सीधे होंगे तो ये करना बच्चा किस महीने में सीख जाता है? वो 2 महीने में। और सीधा बच्चा करवट लेना कब सीख जाता है? वो 4 महीने। उससे थोड़ा टाइम लगता है, ये चीज़ बाद में आती है, ठीक है। सहारे से बैठना, ये बड़े ही प्रसन्न है, तो सहारे से कब बैठना सीखते हैं? 4 से अमूमन 6 महीने के बीच में सहारे के अनुसार, सहारे के साथ बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। बिना सहारे के 6 से 8 महीने में वो चीज़ आ जाती है ना? ये एक रेंज लिखी है, तो आपको जो ऑप्शन आएंगे तो आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इस रेंज के अनुसार। हो सकता है 7 महीने लिखा हो, ठीक है, आप 6 से 8 पढ़ के जा रहे हैं तो वो 7 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की ओर। क्रॉलिंग क्या होता है? मतलब आप देखते हैं बच्चा घिसना स्टार्ट कर देता है घुटनों के भार, तो वो 7 से 10 महीने। खड़े होना 9 से 10 महीने के। सहारे से खड़े होना लगभग होकर चलने लगना, ये आपका 10 से 11 महीने के लगभग। चलते अमूमन चलने कब लगता है? तो 19 से 12 महीने, 9 से 12 महीने। कोई बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं वो 9 महीने चलना स्टार्ट कर दें, लेकिन अमूमन आपका 12 या 1 साल कंप्लीट होते होते बच्चा चलने लगता है, ठीक है। 12 से 15 महीने के ये पूरा रेंज है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से चलना अपना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करते जाइएगा। अगर बात करें ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना, तो यहाँ 2 चीज़ आपको बड़ी ही ध्यान रखनी है। बच्चा चढ़ना तो सीख जाता है 15 महीने में, लेकिन उतरना उसके लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। वो कुछ और आगे उसमें विकास होने को देखने को आपको मिलेगा टाइम पीरियड बाद। यहाँ एक वर्ड आता है टोडलर। टोडलर क्या होता है? बच्चा जो ठुमकता ठुमकता चलता है उसे टोडलर कहते हैं। और किस उम्र के बच्चे को या कितने महीने के बच्चे को टोडलर कहा जाता है? वो 18 से 36 महीने के बीच की जो उम्र होती है उस महीने के अंतराल के बीच के बच्चे को टोडलर नाम से जाना जाता है। सहारे से बच्चे होकर कब चलना लगते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है 9 से 12 के बीच में, मतलब अमूमन 10 से 11 महीने के बीच में, ठीक है। पामर ग्राफ्स और पिंसर ग्राफ्स ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पामर मतलब पाम मतलब आपकी हथेली, हथेली से कोई चीज़ बच्चा पकड़ेगा, पूरी हथेली का यूज़ करेगा, जैसे आप देख रहे हैं इस चीज़, ठीक है। ये हथेली से बच्चे ने पूरी उंगली को पकड़ लिया है, तो ये पामर ग्राफ्स है, ठीक है। ये कब आ जाता है? 4 से 5 महीने में बच्चे में आ जाता है। पिंसर ग्राफ्स मतलब अपनी उंगलियों से, जैसे ये बारीक उंगलियाँ छोटी छोटी बॉल्स उठा रहा है, तो वो 8 से 9 महीने के बीच में, है ना। ये आपकी क्या है? पामर ग्राफ्स और पिंसर ग्राफ्स अपने को देखने को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके शिशुअवस्था इन्फेंसी से रिलेटेड, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करिएगा। अब बात करें बच्चे में सोशल डेवलपमेंट, वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात थी कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं उसके सोशल डोमेन पे, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 1 महीने का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? तो वो कहीं ना कहीं मानव ध्वनियों और अन्य ध्वनियों के बीच अंतर करना सीख जाएगा 1 महीने का बच्चा। 3 महीने का बच्चा अमूमन अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। 2 से 3 महीने के बच्चे में आपको कौन सी मुस्कुराहट देखने को मिलती है? वो है सोशल स्माइल, मतलब सामाजिक मुस्कुराहट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर बात करें इमोशनल डोमेन की, जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहाँ 4 प्रकार के डोमेन की बात करी गई थी आपकी। एक तो था आपका फिजिकल डोमेन, ठीक है, और एक था आपका सोशल डोमेन, एक आपका इमोशनल डोमेन, और एक आपका कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो ये 4 डोमेन को लेके ही हम इन स्टेजेस की बात करेंगे। तो अभी आपने देखा इन्फेंसी का हमने अपना फिजिकल डोमेन टच कर लिया, उसके बाद सोशल डोमेन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कवर कर लिए। अब बात करते हैं इमोशनल डोमेन की। तो इमोशनल डेवलपमेंट आपको इन्फेंसी में कैसा देखने को मिलता है? तो बात करें जन्म के समय बच्चे में हमेशा उत्तेजना देखने को मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो पहला इमोशन देखने को मिलता है वो है उत्तेजना। 3 महीने आते आते उत्तेजना तो रहेगी, साथ ही साथ आनंद और कष्ट का अनुभव उसमें देखने को मिलेगा। 6 महीने के आते आते उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट एवं भय, क्रोध और घृणा भी शामिल हो जाएगी। 12 महीने में ये पिछले महीने की इमोशंस तो रहेंगे, साथ में स्नेह जुड़ जाएगा। 18 महीने में ईर्ष्या भी ऐड हो जाएगी, और 24 महीने के आते आते उसमें हर्ष की भावना भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट विकसित होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है बताइए बच्चे में आनंद और कष्ट की भावना किस महीने या किस उम्र तक आती है? तो आपको बताना है कि 3 महीने के लगभग वो चीज़ आ जाती है, तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके मतलब डोमेन से रिलेटेड। अब यहाँ एक डोमेन बच जाता है आपका, वो है कॉग्निटिव वाला। तो कॉग्निटिव जब हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे प्याजे थे उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, तो उसमें सारी अवस्थाओं की हम कॉग्निटिव पक्ष को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ मेनली हम 3 पक्ष कवर कर रहे हैं। एक तो आपका फिजिकल हो गया, दूसरा आपका सोशल हो गया, और तीसरा आपका इमोशनल हो गया।
जो चौथा कॉग्निटिव वाला पक्ष है वो हम प्याजे वाली अवस्था में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ आगे की। तो आपने एक मैरी आइंसवर्थ और जॉन बॉल्बी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फेंसी में आपको दो टर्मिनोलॉजी बहुत ही देखने को मिलती है, वो है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी और सेपरेशन एंग्जाइटी। ये क्या है, अजनबी दुश्चिंतता बच्चे में पूछा जाता है कब आना दिख जाती है, तो 6 से 7 महीने के बच्चे में अजनबी दुश्चिंतता या स्ट्रेंजर एंग्जाइटी देखने को मिल जाती है। जैसे बच्चा है आपके घर में और बाहर से कोई शख्स आपके घर में एंटर करता है तो उसे देखकर बच्चा डर जाता है ना, या रोने लगता है। इस तरीके की जब वो इमोशन बच्चे में देखने को मिलते हैं तो उसे नाम दिया गया स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी की कब देखने को मिलती है, तो 9 से 12 महीने में। ये क्या होती है, जैसे बच्चा है मान लो माँ के पास है और कोई अदर पर्सन, चाहे वो फैमिली का हो या बाहर वाला, माँ से बच्चे को जब लेगा तो वो रोने लगेगा, तो इसे कहेंगे सेपरेशन एंग्जाइटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर एंग्जाइटी और सेपरेशन एंग्जाइटी पर किसने बात करी है, तो आपको पता है मैरी आइंसवर्थ और जॉन बॉल्बी का ही काम है ना। एरिक्सन के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है अगर कभी थोड़ा घुमा के आपको पूछा जाए। अब इसी के बेस पे आप क्वेश्चन एक समझ लीजिए ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं कि एक शिशु को उसके चाचा उसकी माँ से गोदी लेते हैं, इस पर बच्चा रोने लगता है, तो बताइए यह कि किस प्रकार की एंग्जाइटी होगी। इसका आंसर आपको देना है कि मतलब माँ ने, अभी मैंने बताया बच्चा लिए रखा है, वो चाचा आते हैं माँ से बच्चे को ले लेते हैं तो वो रोने लगता है, यह किस प्रकार की एंग्जाइटी को दिखाता है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, वियोग है या अजनबी है। तो चाचा अजनबी होंगे नहीं, है ना, सामाजिक तौर पे ये अभी आएगी नहीं। वियोग मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन, माँ से अलग होने के कारण उसमें एक एंग्जाइटी देखने को मिलती है जिस वजह से वो रोने लगता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेपरेशन एंग्जाइटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन की मदद से। बढ़ते हैं जनरल फीचर जो हमारे इन्फेंसी में आपको देखने को मिलती है, इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें जो शारीरिक विकास है वो तेज़ी से देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से पूछा जाए। और अगर उसमें प्रीनेटल है, प्रसव पूर्व अवस्था है, सबसे पहले हो तो उसी में सबसे तेज़ देखने को मिलता है। उसके बाद आपका इन्फेंसी में, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में आपका मतलब एक स्टक हो जाता है, फिर आपका एकदम से उछाल देखने को मिलता है किशोरावस्था में। ये बात अभी आप आगे पढ़ेंगे। इसमें भाषाई जो विकास होता है वो संवेदी सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। ठीक है, कि इस पीरियड में आप बच्चे का भाषा विकास हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी आगे वो कहीं ना कहीं उस भाषा विकास को ऐसा एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि उसके माइंड का लिटराइजेशन हो चुका होता है उस समय तक। संवेगात्मक विकास इस उम्र में अच्छा खासा देखने को मिलता है। इस उम्र को अनुकरण की अवस्था कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है एज ऑफ इमिटेशन किस अवस्था को कहा जाता है, तो इन्फेंसी को कहा जाता है। इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करें आपकी चाइल्डहुड की, ठीक है, चाइल्डहुड को अभी अपन ने डिस्कस किया है कि दो अवस्थाओं में बांटा गया है, एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, एक है आपका मिडिल चाइल्डहुड, या इसी को कोई कोई लेटर चाइल्डहुड भी कह देता है। तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो कहीं ना कहीं 3 से 12 वर्ष इसका समय काल है। दो भागों में बांट दिया तो अर्ली चाइल्डहुड का काम 3 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड है मिडिल चाइल्डहुड का 6 से 12 वर्ष। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चाइल्डहुड के बारे में किन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। ठीक है, कोल्स एंड ब्रूस की बात करें तो उन्होंने कहा है बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। क्यों काल है, इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखता है, सामाजिक परिवेश से जुड़ता है, सामाजिक कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस बढ़ती है। इस तरीके से किलपैट्रिक की माने तो सामाजिक जो बाल्यावस्था है सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का काल है। स्ट्रिक की बात करें तो ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने ना खेला हो, इन्होंने ये बात कही है। रॉस की माने तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, सीडो मेच्योरिटी का काल कहा है। सीडो मेच्योरिटी क्या होती है इस बात को जरा देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने ये देखा है बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो खुद को बड़ों की तरह ट्रीट करने लगता है। अगर उसका छोटा भाई बहन है तो उस पर हक जमाएगा, है ना, उसे ऑर्डर भी देगा, उसे एक दिशा दिखाएगा। तो वो कहीं ना कहीं खुद को बड़ों के रोल में रखना देखता है, जिसका नाम है मिथ्या परिपक्वता, कि वो इतना परिपक्व हुआ नहीं है बट खुद को इतना परिपक्व मानने लगा है। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं इसके जनरल फीचर की ओर। तो अब हम अर्ली और मिडिल को कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आया एक्चुअल में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट लेवल पर, तो अर्ली में आपको जो वृद्धि या विकास की दर है वो तेज देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले प्रसव पूर्व अवस्था में, फिर इन्फेंसी में, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, और यही चीज़ अगर बात करें मिडिल चाइल्डहुड में तो इसमें वृद्धि की जो दर है वो कम देखी जा सकती है। इसमें शारीरिक रूप से जैसे कि बच्चा, लेकिन इसमें वृद्धि की दर कम है, लेकिन हड्डियों में जो विकास है
वो कहीं न कहीं एक दूसरे को हड्डियाँ मजबूत कर रही होंगी। तो ये हड्डियों की लेवल पे बात करें वो देखी जा सकती है उसमें, लेकिन जो वृद्धि है शरीर का बढ़ना, ऊँचाई का बढ़ना या शरीर में मोटापा, इस तरीके की चीज़ें मिडिल चाइल्डहुड में कम देखी जा सकती हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो जो 4 साल का बच्चा होगा उसमें व्याकरण अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होगी। और बात करें अगर 5 साल के बच्चे की, तो ये क्वेश्चन आया था कि 5 साल के बच्चे का शब्दकोश कितना होता है? तो कम से कम 2 से ढाई हज़ार उसके शब्दकोश में शब्द होते हैं, है ना? मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो उत्तेजना इस उम्र में की अवस्था में आपको देखी जा सकती है, जो कहीं न कहीं सामाजिकृत भाषा के रूप में परिपक्व होगी। क्या? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चा होगा, वो एक तरीके से कहीं न कहीं स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा। तो सामाजिक दृष्टि में उसकी भाषा एक परिपक्व रूप लेगी। समाज में कैसे बोलना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसको सामाजिकृत भाषा का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है? अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट में, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं तो आपको याद रखनी है कि अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहा जा सकता है, प्री गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गैंग नहीं बनती है और आगे मिडिल चाइल्डहुड में वो गैंग बनाता है। ट्रबलसम एज भी कहा जा सकता है, क्वेश्चनिंग एज, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा पूछता है, प्री स्कूल एज, स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है? तो इस तरीके के नाम इस अर्ली चाइल्डहुड के, अगर यही नाम का कंपैरिजन आप मिडिल चाइल्डहुड से करें तो उसे प्ले एज कहेंगे, ग्रुप एज कहेंगे, ग्रुप बनाना बच्चा स्टार्ट करेगा, टीम एज मतलब टीम बनाकर गेम खेलेगा, स्कूल एज, ठीक है, क्योंकि स्कूल जाना स्टार्ट हो जा सकता है, स्मार्ट एज, एंड ऑफ इमेजिनरी फियर मतलब कहीं ना कहीं काल्पनिक भय की इस उम्र में समाप्ति हो जाती है। बच्चे से नहीं कहते हैं वहाँ मत जाओ बाबा है, तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चा नहीं डरेगा, है ना? हम सभी को इस तरीके की चीज़ों कभी ना कभी डराया गया है, तो अब तो हम उस चीज़ों से नहीं डरते ना, कहीं ना कहीं वो एंड ऑफ इमेजिनरी फियर हो जाता है। बात करें अर्ली चाइल्डहुड में, तो इसमें अटेंशन जो स्पैन है, मतलब कहीं किसी पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बहुत कम, मतलब 15 से 20 मिनट ही देखी जा सकती है। प्रवृत्ति बच्चों की इस अवस्था में जिज्ञासु होती है। वहीं अगर बात करें मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे की, तो अटेंशन स्पैन जो है वो 1 घंटा भी देखा जा सकता है ना? ये राउंड ऑफ फिगर है, जरूरी नहीं है एक्चुअल में 1 ही घंटा हो, लेकिन इतना कह सकते हैं कि स्कूल जाना अगर स्टार्ट किया है तो मिनिमम पीरियड 35 टू 40 मिनट का अगर एक पीरियड है तो वो लंबा पीरियड एक आप बच्चों का लगा देते हैं। कई बार आपने देखा है कि 2-2 पीरियड एक साथ लगा देते हैं। तो माना जाता है अटेंशन स्पैन जो है 1 घंटे के एवरेज में आपका बच्चे का देखा जा सकता है इस अवस्था में। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था का जो समय काल है वो माना गया है 11 से 18 वर्ष, है ना? अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडोलसेंस जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, और वो शब्द किससे लिया गया है, वो एडोलसियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर, मतलब टुवर्ड मैच्योरिटी। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये किसके द्वारा दी गई? ये एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। ये बात भी आपको कई बार पूछा जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस किसके द्वारा दी गई टर्म है, तो वो एरिक्सन के द्वारा। बुक पूछी आ जाएगी, ये क्वेश्चन भी आया था, आपको इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है कि आपको ये बताना है एडोलसेंस साइकोलॉजी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई, वो स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई, है ना? तो स्टैनली हॉल के द्वारा एक चीज़ और दी गई थी, 3S का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें 3S का क्या मतलब, पहली एस स्ट्रेस, दूसरी स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, मतलब दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया था किसी किशोरावस्था को। ये उनका मतलब कहीं ना कहीं उनकी परिभाषा के तौर पे भी कई बार कथन आ चुका है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर एडोलसेंस की अवस्था की बात करें तो इसे भी फर्दर 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। किसके द्वारा? ये हरलॉक के द्वारा बांटा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि किशोरावस्था को 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है, जिनकी आयु अलग अलग दी गई है। मेनली आपको किशोरावस्था की जो आयु बताई गई है वो सामान्य जनरल साइकोलॉजी के अनुसार 11 से 18 वर्ष बताई गई है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक उप अवस्था के तौर पे वो आयु पूछी है तो भी आपको ध्यान में रखनी है कि अर्ली एडोलसेंस मतलब पूर्व किशोरावस्था को 10 से 12 कहा गया है, मध्य किशोरावस्था को 12 से 14 और लेट मतलब पश्चिम किशोरावस्था को 14 से 17 या 18, ठीक है? इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि WHO ने आपको ये बताना है किशोरावस्था की क्या आयु बताई है, तो WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु बताई गई है वो 10 से 19 वर्ष, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? अब बात करें कि किशोरावस्था की किन किन लोगों ने क्या क्या बात कही है, तो हरलॉक की माने तो किशोरावस्था को उन्होंने कहीं ना कहीं चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज होता है वो कहा है। ब्लेयर एंड जोन्स ने किशोरावस्था को वह समय बताया जब बाल्यावस्था की समाप्ति होती है और प्रौढ़ावस्था आरंभ होने वाली होती है, तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसे नाम दे दिया गया किशोरावस्था। जर्सील्ड की बात माने किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहने की नहीं वही बात है कि चाइल्डहुड आपने छोड़ी और प्रौढ़ावस्था मतलब अडल्टहुड में जब आप जाने ही वाले होते हैं तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका किशोरावस्था है।
उसमें आपकी परिपक्वता धीमे धीमे आएगी, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी एडल्टहुड में, है ना। और किशोर आपने बाल्यावस्था छोड़ी है तो उसकी भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और कई सारा आपका तरीके से आपके फिजिकल मान लें या इमोशनल मान लें या सोशल तौर पे कई सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उस अवस्था को आपका नाम दे दिया गया किशोरावस्था। और इन चेंजों की वजह से कई तरह के बहुत सारे परिवर्तन देखने को जो मिलते हैं, इन्हीं वजह से उसे तनाव तूफान इस तरीके के नाम दिए गए कि बच्चा फिजिकल तौर पे बहुत सारे उस हार्मोनल चेंजेस देखता है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे वो चीज़ दिखाई देती है, सोशल तौर पे कई अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की बच्चे से, है ना। तो उस तरीके की बच्चे में वो चेंजेस देखेंगे तो तनाव आएगा बच्चे में, तूफान, इस तरीके के नाम अलग अलग लोगों ने दिए हैं। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो एक डेविड एल्काइन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है उसमें भी आपको ईगो सेंट्रिज्म देखने को मिलती है। वैसे आपने ईगो सेंट्रिज्म अगर पढ़ी है तो आपने पियाजे की जो अवस्थाएं पढ़ी हैं उसमें इस बात का जिक्र आपको देखने को मिलता है कि प्री ऑपरेशनल जो बच्चा होता है, सेकंड अवस्था जो पियाजे की है, उसमें बच्चे में सेंट्रेशन, ईगो सेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो डेविड एल्काइन है उन्होंने ये कहा है कि किशोरावस्था में भी ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, लेकिन यह दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला है आपका पर्सनल फॉल्स, दूसरा है इमेजिनरी ऑडियंस। इनको समझते हैं ये क्या है। पर्सनल फॉल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था के बच्चे को ये लगता है कि जितने भी दुख तकलीफ हैं या जितने भी संघर्ष हैं वो मेरे ही जीवन में, बाकी सभी अपनी अपनी जगह खुश हैं। इस चीज़ को कहेंगे पर्सनल फॉल्स। ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब है सब लोग मुझे ही देख रहे हैं तो मुझे बड़ी सच धज के जाना है ना, 20 बार मिरर को देखना, इस तरीके की जो चीज़ें बच्चे में देखने को मिलती हैं वो इमेजिनरी ऑडियंस होती है उसकी। मन ही मन में एक बहुत सारा उसका ऑडियंस होती है जो उसे लगता है कि उसी को सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं। तो केंद्र में वो है स्वयं को रखेगा बाकी सब की दृष्टि में। तो इस चीज़ को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है इमेजिनरी ऑडियंस का। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके की चीज़ पूछी जाती है कि बताइए पर्सनल फॉल्स या इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब बात करें अगर फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपके एडोलसेंस अवस्था में, तो इसमें कहीं ना कहीं त्वरित विकास, जैसे मैंने कहा था एकदम से आपकी वृद्धि में स्प्रट देखने को मिलता है। तो आपको इसमें अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको त्वरित विकास देखने को मिलेगा, एकदम से विकास में उछाल। जैसे अगर डायग्राम की बात करें तो आपकी जैसे मान लो इस तरीके की चल रहा है तो ये मिडिल चाइल्डहुड आते आते आपको इस स्लोप हो जाता है एकदम से, फिर ये किशोर अवस्था में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। ये अगर मैं बात करूँ आपका इन्फेंसी है, इस तरीके से ये अर्ली चाइल्डहुड है, ये आपका स्टे अगर आपका लेटर चाइल्डहुड में देखने को मिलता है, ये एकदम से जो उछाल आपको देखने को मिला ये किशोर अवस्था की प्रतीक है। तो एकदम से उछाल आपको दिखेगा, एकदम से बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, मोटापा आ जाएगा शरीर में, इस तरह की लड़कियों की प्यूबर्टी स्टेज इसी मतलब प्यूबर्टी इसी अवस्था में आपको देखने को मिलती है लगभग 10 से 12, लड़कों में ये 12 से 14 देखने को मिलती है। अगर बात करें इसी में दूसरा तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट बच्चे में देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जैसे आप नहीं देखते हैं कि एक ऋतु जब खत्म होती है, जैसे गर्मी खत्म हो रही है और आगे आने वाली ऋतु जो सीजन स्टार्ट होना है, तो उसके लक्षण पहले ही देखे जा सकते हैं। जिसे हम कहते हैं देखो मौसम दिखने लगा है कि परिवर्तित होने लगा है। तो इसी प्रकार जब कहीं ना कहीं किशोरावस्था आ रही होती है बाल्यावस्था के बाद, तो वो उसके लक्षण बाल्यावस्था में ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रमिक विकास का नियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें कि इसमें सामान्य गुण कौन कौन से इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, तो इसे सबसे पहले तो दबाव और तूफान की अवस्था का है, विद्रोह की अवस्था का है। इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, माँ बाप से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती है बच्चे की जो थिंकिंग है, ठीक है। संगी साथी उसे बहुत पसंद आते हैं, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं के लिए कुछ भी कर सकता है। नई क्षमता का इसमें उदय होता है, जिसे बसंत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होते हैं, नए पत्ते पेड़ पे आते हैं। तो इसलिए बसंत काल के रूप में इसमें नई क्षमताओं की उदय के रूप में इस अवस्था को देखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे नाजुक काल कहा गया है उस दृष्टि से। दिवा स्वप्न दिखेगा, हवाई मतलब किले जिसको हम कहते हैं। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में आ जाता है, जो आप प्याजी से समझ सकते हैं, इसकी फोर्थ स्टेज के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, जो फॉर्मल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन की, ठीक है। विषम लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति, है ना। तो इस तरीके के अगर जनरल फीचर्स की बात करें किशोर अवस्था में, तो इस तरीके के जनरल फीचर ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको हो सकता है दिखने में आसान लग रहे हो, इसी से क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। किस तरीके मान लो पूछा जाए कि विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। आपको चारों अवस्थाओं के नाम दे दिए, तो वो है किशोर अवस्था का। पूछा दिवा स्वप्न की जो काल है वो किस अवस्था को कहा गया है, या सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के मामले में किस काल को नाजुक काल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर नोट करिए। इस तरीके जितने क्वेश्चन हो सकें तो आप खुद बनाने की कोशिश करिए। जब क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे तो आपको वो चीज़ याद करनी नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएगी।
ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका डेवलपमेंटल टास्क। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये विकास किशोरावस्था के 10 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क हैं। तो आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? तो दोनों लिंगों में मैत्री व्यवहार होता है, सामाजिक चेतना अर्थात वो कार्य जो समाज के हित में है वो करता है किशोरावस्था में आया हुआ बच्चा, उचित जेंडर रोल मतलब अगर मेल है तो मेल का क्या क्या काम हो सकते हैं और फीमेल है तो फीमेल के क्या क्या दायित्व या काम होते हैं वो अच्छी तरह जानने लगता है। बड़ों माता पिता से भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, शरीर को स्वीकार अपने स्वयं के शरीर को स्वीकार करता है, उसे प्रभावी ढंग से कहीं ना कहीं उपयोग में लाता है। व्यवसाय कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू उसके डेवलप होने लगता है कि कौन से क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना है। करियर की स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन और भविष्य की थिंकिंग उसके मन में डेवलप हो जाती है। ठीक है। मूल्य और विकास की नैतिकता उसे आ जाती है, क्या काम करना सही है क्या काम करना गलत है। सामाजिक और नागरिक क्षमता सिविल कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है। तो ये जो 10 डेवलपमेंटल टास्क हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर अवस्था में कुछ ऐसे टास्क हैं जिसके पूरे होने तक आप कह सकते हैं कि हाँ इस अवस्था में बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हुआ है। और अगर वो डेवलपमेंटल टास्क अचीव नहीं होते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे का कहीं ना कहीं जो विकास है उसमें देरी आपको देखने को मिली है, डेवलपमेंटल डिले जिसे हम कहते हैं। इससे आप कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किशोरावस्था की कौन कौन सी डेवलपमेंटल टास्क हैं, क्योंकि इसमें 10 ही हैं तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा। जो आपके कॉन्सेप्ट पहले थे शायद वो कुछ रिवाइज हुए होंगे, और जो आपने कुछ नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी वो भी आप नोट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक की उम्मीद करता हूँ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट दिख रही है इजीली इनसे आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे मिल जाएंगे, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हमारी तरफ से आपको नए प्रैक्टिस सेशन ज़रूर मिलते रहेंगे। इसके साथ ही जो भी नए कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें आएंगे, जैसे आज हमारा क्या हो गया, मेनली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कवर हो गया है, आपका अफेक्टिंग फैक्टर कवर हो गया है, आपका स्टेजेस कवर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे आपकी जो थ्योरीज हैं, जैसे प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, ब्रूनर हो गया आपका। ठीक है। तो इनकी अब थ्योरी वाले पार्ट को हम कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। तो वो आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड लेक्चर आगे मिलते जाएंगे। तब तक के लिए आप बाकी के जो अगर आपने नहीं देखे लेक्चर तो आप ज़रूर देख के अपना रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी नोट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना रहे होंगे, क्योंकि वो आपका काम है। मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, आपका जो काम है वो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपने लेक्चर सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।